आई हैड अ चॉइस। मेरे पास 16 लाख रुपए 17 लाख रुपए की गाड़ी थी, वो मैं या तो सारे एक साथ दे देता या तो मैं लोन ले सकता था। तो मैंने क्या किया, 10 लाख का लोन ले लिया और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया। तो आर यू सेइंग कि जो 10 लाख का लोन लिया वही इन्वेस्ट किया क्या? हाँ ये हाँ, बॉन्ड्स में? अच्छा। लग्जरी अगर आपको एंजॉय करनी है, उसकी आप फाइनेंसिंग कैसे करोगे वो आप स्मार्ट डिसीजंस खुद से ले सकते हो। यू वॉन्ट बिलीव, मैंने कम से कम 1.5-2 लाख रुपए कोर्सेज पे इन्वेस्ट किया है। उसमें से 90% कचरा ही निकले, लेकिन जो 10% थे ना, वो इतने बढ़िया निकले कि उन्होंने मेरी लाइफ की ट्रैजेक्टरी बदल दी। ये 1 डे का रिटर्न है तेरा? 1 लाख। वो क्यों? तो क्या बात है। जब गिरता है भाई तो 3.5 लाख भी गिरता हुआ देखा है मैंने। ऐसी बात नहीं है। जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, नेशनल इलेक्शन के रिजल्ट, उस दिन 3.5 लाख रुपए के आसपास गिरा भी था। ये 81 लाख का 1 CR कब तक हो जाएगा? आई थिंक मैक्सिमम जो फंड 2014 से 16 में टॉप रैंक, जिसने सबसे ज्यादा रैंक दी थी, उसकी रैंक कितनी आई? 198 अगले 3 साल के पीरियड में। माय गॉड। फ्रीलांसर और यू हैव एन एजेंसी? एजेंसी। वेरी नाइस। एंड एक एवरेज टिकट साइज कितनी होती है? एटलीस्ट 25 lakhs। मैंने ऐसा भी कोई स्टडी पढ़ा था कि कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स अगर करते हैं तो वो परसेंट एक्सपेंस रेशियो की वजह से 28% का टोटल लॉस हो जाता है इफ यू इन्वेस्ट थ्रू अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। ऐसे मैंने पढ़ा था, बट आई डोंट नो एक बार इस इफ पे कैलकुलेटर खोल के दिखा दूं। सो अगेन, गॉड, इफ समवन वांट्स टू मेक अ कॉर्पस ऑफ 1 crore इन 15 years, कितने अमाउंट की एसआईपी करनी चाहिए और क्या रिटर्न्स एक्सपेक्ट करनी चाहिए? In today's episode, we have called a 27-year-old who has a mutual fund corpus of more than 1 crore and he has explained everything about what are the factors he uses to identify mutual funds, कौन से म्यूचुअल फंड्स में उसने इन्वेस्ट किया है, इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसने रैंकिंग भी दी है बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स को कि कौन से म्यूचुअल फंड्स उसके हिसाब से बेस्ट है. हिज नेम इज कनन बेल एंड ही इज द फाउंडर ऑफ FinGrowth Media and he has been investing in mutual funds right from 2017, which is 7 years back when he was 20 years old itself. This episode is for anyone who wants to understand कि mutual funds में invest कैसे करते हैं and पैसे कैसे कमाते हैं. Well, I was just checking my YouTube analytics and got to know that 88.7% of my audience who consume content are not subscribing to our channel. अगर मैंने आपको थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड की होगी लाइफ में थ्रू माई पॉडकास्ट और थ्रू माई वीडियोस, आई वुड सिंसियरली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट हम आपको और अच्छे क्वालिटी के गेस्ट लाए एंड वी कैन आस्क देम द मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चंस इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम टू गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल. So thank you so much for watching all our content and enjoy the episode of Conversation with Kushal. Hi Kanan, welcome to Conversation with Kushal. Thanks a lot for coming once again on the channel. And ये podcast में पूरा mutual funds वगैरह का discuss करेगी journey. Previous podcast also went really well, so thank you so much for that. You're really kind and thanks for having me here. Anytime यार. Let's discuss about your mutual funds journey. So when did you start investing in mutual funds? कब से शुरू किया था? सबसे पहले जब स्टाइपेंड आई थी KPMG में मैंने आर्टिकलशिप स्टार्ट की थी, तो अप्रैल 2017 में मेरी पहली स्टाइपेंड आई थी. और सो मई 2017 में मैंने सबसे पहली अमाउंट इन्वेस्ट की होगी 1000-10,000 रुपये के आसपास की. मेरे डैड ने बोला था म्यूचुअल फंड में लगाओ, सबसे पहले तब किया था. गॉट इट. एंड देन उसके बाद लाइक वो अमाउंट का फिर कितना रिटर्न हुआ एंड व्हाट हैपेंड विद दैट? 3.5 टाइम्स के आसपास हो गया वो. और मैं मतलब ये दिस साउंड्स लाइक वाओ, बट द थिंग इज़ कि इसने अपने बेंचमार्क को भी अंडर परफॉर्म किया है. अच्छा. हाँ, तो उसके बावजूद 3.5 टाइम्स है. बट मैंने बेसिकली सिलेक्ट बहुत हैपहैज़र्ड तरीके से किया था. ये था. क्या क्या गलतियाँ की थी फिर उसमें? सबसे पहले आपने भी या किसी ने भी जो भी म्यूचुअल फंड्स में अपनी इन्वेस्ट करता है स्टार्ट जर्नी, और उसकी प्रॉब्लम यही होती है कि इतने 2000 से ऊपर तो इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स है. अब म्यूचुअल फंड सही तो है, बट कौन सा सही है ये किसी को नहीं पता होता. तो सबसे पहले आप क्या करते हो, आप गूगल करके जाके देखते हो बेस्ट परफॉर्मिंग या बेस्ट म्यूचुअल फंड्स टू इन्वेस्ट. तो उसमें जो लास्ट 1 ईयर की मैक्सिमम रिटर्न जिसमें आई होती है ना, वही आप उसी में इन्वेस्ट कर देते हो. अब क्या होता है, कभी कभी स्टॉक्स जो होते हैं या कोई फंड पोर्टफोलियो होता है, वो अपने फंडामेंटल से कभी कभी आगे भाग जाता है, राइट. तो आपको सबसे ज़्यादा उसमें रिटर्न दिख गई. अब जिसमें वो आ गया, जो अपने फंडामेंटल से शायद आगे भाग चुका है, अब उसमें तो वो रिटर्न वापस नहीं आएगी, लेकिन आप उसी में इन्वेस्ट कर देते हो. तो मैंने ये गलती करके इन्वेस्ट किया था सबसे पहले. तो इसमें फिर ये म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट किया था तब लाइक हाउ ओल्ड वर यू बैक देन? 19. अच्छा. एंड उसके बाद से लाइक व्हाट प्रपोर्शन ऑफ योर नेटवर्थ हैव यू इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड्स वर्सेस स्टॉक्स वर्सेस बॉन्ड्स? सो स्टॉक्स में मैंने हार्डली कुछ किया हुआ है. दैट्स बेयरली 1.5%. मैं उसका भी रीज़न बताऊंगा. पहले मैं लगभग सब कुछ स्टॉक्स में लगाता था.
म्यूचुअल फंड्स में 50-55% के आसपास होगा, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। डेट बॉन्ड्स और डेट म्यूचुअल फंड्स मिला के कुछ 15% के आसपास होगा, और बाकी मेरी फिर पीपीएफ में है, कुछ वर्किंग कैपिटल है अपने बिजनेस की, उसमें रहता है। गॉट इट। सो मेजॉरिटी इट्स लाइक म्यूचुअल सेल्फ। हाँ 50% आप लगा लो, 60-70% हो गया। 50% के आसपास लगा लो म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूँ। ओके, बट डेट म्यूचुअल फंड्स पकड़ के आई थिंक 60-70% हो जाएगा। 55%, गॉट इट, 70% नहीं जाता। गॉट इट, फेयर। तो ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट योर पोर्टफोलियो देन। तो कैन यू जस्ट शो अस योर पोर्टफोलियो एंड कौन से फंड्स में इन्वेस्ट किया है, क्या रिटर्न्स आए, ठीक वो है, उस पर बात करते हैं। श्योर। सो इसके पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं, तो ये फंड्स मेरे लिए सही थे, तो इसलिए मैंने चूज़ किया है। इसमें भी मैंने कुछ गलतियां करी हैं, वो भी बताऊंगा, और उसको कैसे रेक्टिफाई करते हैं, वील डिस्कस दिस थ्रू आउट दिस पॉडकास्ट। एंड बट इसका यही मतलब है कि अगर आप फंड्स के यहाँ पे नाम देख रहे हो, तो वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि सही हो, आपके लिए अलग चीज़ सही हो सकती है। तो डोंट टेक इट एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। मैं एक रिसर्चर हूँ, रिसर्चर की तरह बात करूंगा, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की तरह बात नहीं करूंगा। परफेक्ट। ठीक है, तो मेरे 3 अकाउंट्स हैं टिपिकली, जिसके थ्रू मैं इन्वेस्ट करता हूँ। एक ग्रो है, जहाँ पे मैं SIP किया करता हूँ कुछ 1 साल से, और मैंने काइट बाय ज़ेरोधा पे मैं बॉन्ड्स और SGBs खरीदता हूँ, और मैं कॉइन बाय जो ज़ेरोधा है उस पर मैंने पहले इन्वेस्टमेंट्स करी हुई थी, और जो लमसम इन्वेस्टमेंट्स होती हैं टिपिकली मैं कॉइन बाय ज़ेरोधा से करता हूँ, ताकि मैं SIP की अलग से मेजर कर पाऊँ अपनी रिटर्न, और लमसम की अलग तरीके से कर पाऊँ। तो सबसे पहला ये है ग्रो का अकाउंट है। सो wow, इसमें okay. SIP मतलब मैंने कुछ एक टाइम से कर रहा हूँ। तो ये जो मेरी XIRR आपको अभी दिख रही है, ये कुछ टाइम पहले, अभी मार्केट फॉल से पहले 50% के आसपास थी। 50%? 50% XIRR थी, अब गिर गई। XIRR एग्जैक्टली क्या होता है? सो XIRR ये होता है कि जितने मैंने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया, उसको 12 महीने के हिसाब से एक्स्ट्रापोलेट करके वो रिटर्न प्रेजेंट करता है, राइट। अब क्या होता है कि मेरी एब्सोल्यूट रिटर्न से, फॉर एग्जांपल अगर ये मैं 10 साल से इन्वेस्ट कर रहा होता, तो मेरी यहाँ पे आपको रिटर्न दिखती से फॉर एग्जांपल 100%, राइट। फॉर एग्जांपल अगर 10 साल से इन्वेस्ट कर रहा होता, बट मैंने ईयरली CAGR कितनी कमाई, वो यहाँ पे आती है, क्योंकि सारी अमाउंट्स मैंने पहले दिन तो नहीं लगा दी होंगी। तो ये टाइम वेटेड, मनी वेटेड आपको एक बार रिटर्न जो चाहिए, वो XIRR से आपको एक, मतलब मैं ओवर सिंप्लीफाई करके बोल रहा हूँ, वो आपको XIRR के थ्रू मिल जाती है। तो मैंने जब से पैसा लगाया है, जिन जिन महीनों के पॉइंट से पैसा लगाया है, वहाँ से मेरी जो रिटर्न है वो ऑन माई पोर्टफोलियो वेटेड इज 23.75%. So this is from what I understand, तो हर साल मतलब जैसे फॉर एग्जांपल नाउ अगर इफ यू हैव बीन इन्वेस्टिंग सिंस द लास्ट 10 years एंड हर 10 साल में हर महीने में मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किए, तो ऑन एन एवरेज एवरी ईयर यू आर मेकिंग 23.75% ओवर अ 10 year पीरियड. This is अभी the correct 10 years way, में right? मैंने करा नहीं है. हाँ 10 करेक्ट, साल, बट आई एम जस्ट सेइंग हाँ, अज्यूमिंग कि अगर 10 साल होता तक तो ये दिखता है आपको तो 23.75. So you are saying, so the current value of your portfolio is 81,82,916 and you have invested 69,90,651. This is just one Wow. portfolio. Oh, This is one portfolio. But the biggest Sorry. one. But the biggest one. But the biggest one. My Yeah. bad, yeah, this is just Yeah. one. ठीक है, go This ahead. is SIP portfolio. Okay. हाँ. तो if you don't mind me asking, what is the amount of SIP that you do every month ये in this ये portfolio? ये नहीं आप निकलवा सकते मुझसे. तो एक बात बता, you from what I understand is कि you would be doing in some, I mean lakhs per month, right? Because ये value है तो. हाँ हाँ. Lakhs Got per it. month, yes. Got it. And ये कब से शुरू किया था ये पोर्टफोलियो चालू करना? तो मैं वो भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बीच में मैंने लमसम भी डाले थे. अच्छा, okay. तो मुझे सब पता है आप क्या पूछने वाले हो, और उसके काउंटर बैक जो देने वो भी अच्छा. मैंने निकाल रखे हैं. ठीक है, चलो go ahead. हाँ. सो ये एक है. बाकी मैं आपको और दिखा देता हूँ. जैसे कॉइन बाय ज़ेरोधा है, उस वेयर माय होल्डिंग्स आर इंडेक्स फंड में लगाया हुआ था, एक फ्लेक्सी कैप फंड में लगाया हुआ था. ये 2-2 साल पुरानी है. Okay. और ये मैंने अभी 1 साल पहले ही बॉन्ड्स में लगाए थे, बॉन्ड फंड्स में लगाया था. सो दिस इज अनदर पोर्टफोलियो. फिर उसके बाद एक और पोर्टफोलियो दिखाता हूँ, इसमें बॉन्ड्स हैं. सो इसमें जो स्टॉक्स हैं, प्लीज़ उसको इन्वेस्टमेंट एडवाइस की तरह मत लीजिएगा. उसको खुद भी मैंने बहुत टाइम पहले लगा के बस छोड़ा हुआ है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, टू ट्रैक कि उन स्टॉक्स का क्या हो रहा है. एक एक स्टॉक भी लेके छोड़े हुए हैं, बट आप उनको भूल जाइएगा. ये अभी भी आता है ये 9 हाँ out हाँ, of ये 10 सेबी and all. का डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है. तो इसमें आप देखेंगे तो प्लीज़ ये
कुछ एक जो चीज़ें मैंने ली हैं ये मेरे को पता है कि सही है, इसलिए मैंने ली हैं। हो सकता है इसमें कुछ ऊपर नीचे हो जाए, तो प्लीज़ इन सिक्योरिटीज़ को देख के मत लीजिए। लेट्स अवॉइड स्टॉक्स, लेट्स जस्ट फोकस ऑन द फंड्स हियर। हाँ, तो फंड्स नहीं है इसमें, Sorry, बेसिकली bonds, बॉन्ड्स हैं। हाँ। कुछ एक बॉन्ड्स हैं, प्लीज़ वो इलिक्विड बॉन्ड्स होते हैं थोड़े, मैंने किसी और रीज़न से ले रखे हैं, आप प्लीज़ उसको मत लीजिएगा। बट मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि मैंने बॉन्ड्स लिए हुए हैं, उसका रीज़न भी बता दूंगा बॉन्ड्स क्यों लिए थे मैंने। कहाँ पे बॉन्ड कौन सा है, मेरे को दिख नहीं ये रहा, कौन सा बॉन्ड्स वाला ये हैं, ये वाला बॉन्ड है। क्या होता है ये MSFL? सो वो कंपनी का नाम है ओके। जिसके मैंने बॉन्ड्स लिए हैं, और ये भी वो उसी कंपनी के दूसरे सीरीज के बॉन्ड्स हैं। तो ये बेसिकली कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, हाँ, जीरो कूपन बॉन्ड्स हैं। जीरो कूपन बॉन्ड्स मतलब, तो इसमें इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है बेसिकली? मिलता है। सो क्या होता है, जैसे मान लो शुरू में 1 लाख रुपए का लिया, राइट, अब ये 2 साल बाद मैच्योर होगा, तो 2 साल बाद इसकी वैल्यू होगी 1,23,000 24,000 के आसपास। जो एनुअलाइज बेसिस पे जो मैंने XIRR आपको समझाया था, आप उसको IRR समझ लीजिए, XIRR CAGR समझ लीजिए, वो 11% है, राइट। तो अब वो 23,000 के आसपास होगा, 1,23,000 का 2 साल के बाद होगा। इसका बेनिफिट क्या है कि इस पे सिर्फ आपको 10% टैक्स देना होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे। आपको बैंक अकाउंट में जैसे डिविडेंड आता है या फिर बॉन्ड का इंटरेस्ट आता है उस तरीके से नहीं आता, इसमें कंपाउंड होकर आपको मिलता है। मेरे को 22,000 मिले वर्सेस मेरे को 23,500 मिले, दैट इज बेटर, राइट। और मेरे को इंटरेस्ट भी 30% देना पड़ेगा उधर टैक्स, यहाँ पे मेरे को सिर्फ 10% एक्रूअल पे टैक्स देना है, जब बाद में एक्रूअल नहीं, सॉरी, रियलाइजेशन पे, जब बॉन्ड रियलाइज हो जाएगा। समझ गया। तो जैसे ये कंपनी है, कौन सी कंपनी? MSFL। हाँ, मारवाड़ी शेयर्स एंड फाइनेंस लिमिटेड। अच्छा, गॉट इट। तो इसमें बेसिकली अभी ये कंपनी को पैसा चाहिए था, ये कंपनी ने क्या बोला कि हम लोग बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं मार्केट में, तो तुम लोग एज रिटेल इन्वेस्टर्स यू कैन गिव दैट मनी टू अस। It is basically a kind of debt, a loan which company is taking from the retail individual. Yes, and then उसके जगह में मुझे हर साल कुछ नहीं मिल रहा है, डायरेक्टली 2 साल के बाद मुझे 1,24,000 मिल रहा है। Yes. तो इसमें मेरे को 24,000 पे अभी 10% टैक्स पे करना है, ना कि 30%। यस, करेक्ट। जीरो कूपन बॉन्ड है ये। ठीक है, परफेक्ट। अब वो 12.5% हो गया, क्योंकि अब वो बजट के बाद रेट्स चेंज हो गए। करेक्ट करेक्ट। बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। ठीक है। और कौन से बॉन्ड्स है इसमें? बॉन्ड्स नहीं है, बॉन्ड्स यही है, MSFL SGB भी है ना 26, नीचे? SGB ये है, हाँ। गॉट इट। तो ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स भी जीरो द काइट से मतलब यू कैन हाँ, यू इन्वेस्ट। कैन बाय। तो ये क्या करना पड़ता है? सिर्फ ये टाइप करना है क्या, जो नाम है वो सो ये इंस्ट्रूमेंट का? सीरीज अलग है। सो मैं आपको ये भी बता देता हूँ मैंने क्यों ये सीरीज ली, क्योंकि उस टाइम में थोड़ी सस्ती मिल रही थी, राइट। तो क्या होता है सीरीज मतलब क्या? एज इन सो जैसे जैसे 1 साल में कंपनी एक बॉन्ड इशू नहीं करती है, 1 साल में सरकार अब तो इशू नहीं कर रही, SGB जब पहले करती थी तो 4 इशू आते थे, 3 इशू आते थे। तो ये उस हिसाब से कि इसकी मैच्योरिटी कब है, राइट, मैच्योरिटी कब है और ये कौन से नंबर का इशू था, ये वो चीज़ है यहाँ पे जो लिखी हुई है सीरीज। तो ये मैंने बहुत सालों की सीरीज निकाली, अपने इन्वेस्टमेंट गोल से मैच किया, देखा सबसे सस्ता कौन सा मिल रहा है एज कम्पेयर टू इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, मैंने उसके हिसाब से लिया था। तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे नहीं पता अभी अपनी फंडामेंटल वैल्यू को हो सकता है आउटरन भी कर गया हो, तो आप उस हिसाब से मत इन्वेस्ट कीजिएगा कि कनन ने लिया है तो मैं भी यही ले लेता हूँ। और बॉन्ड्स इलिक्विड होते हैं काफ़ी, मैंने इसको मेच्योरिटी तक के लिए मैंने किसी और रीज़न से लिया हुआ है, राइट। इसका मेरा इन्वेस्टमेंट गोल अलग है। सो मैंने गाड़ी लेनी थी अपने पेरेंट्स के लिए और अपने काम के लिए। सो मैंने वो दिल्ली में ली हुई थी। अब क्या है कि मेरे को जो बॉन्ड पे इंटरेस्ट है वो 11% बनता है, और जो इंटरेस्ट है वो 8.95% बनता है। उस पर बिजनेस की भी डिडक्शन मिलती है इंटरेस्ट पे, तो कट कटा के 6-6.5% के आसपास का इंटरेस्ट रेट इफेक्टिव मेरा बनता है, और यहाँ पे मेरा 9.9% का मेरे को रिटर्न मिलता है। तो अब मैं इक्विटी में वो पैसा नहीं लगाऊंगा 10 लाख, क्योंकि वो स्टेबल कैश फ्लोज नहीं है। यहाँ पे कैश फ्लो स्टेबल है, और मैं 3% का 3.5-4% का आर्बिट्राज कमाता हूँ। तो जो मेरी साल भर की मेंटेनेंस कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट है गाड़ी की, वो ऐसे ही फ्री में निकल गई। एक बार थोड़ा और डिटेल में बताना। तो इसमें गाड़ी मतलब गाड़ी के लिए यू टुक अ लोन, हाँ, 10 लाख रुपए का लोन लिया। हाँ, वो उसका इंटरेस्ट कितना होगा व्हीकल लोन? 8.95%। समझ गया। एंड देन यू आर सेइंग कि वो लोन लेने के बाद यू सेपरेटली इन्वेस्टेड सम मनी इन SGBs, बॉन्ड्स। अच्छा, बॉन्ड्स, ओके, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। हाँ। एंड ये बॉन्ड से जो इंटरेस्ट आ रहा है, हाँ, तो ये इससे यू आर बेसिकली वेविंग ऑफ योर एंटायर मेंटेनेंस कॉस्ट एंड ऑल। यस, गॉट इट। मोर देन दैट, मतलब साल का 50,000 रुपये तो नहीं आती मेंटेनेंस कॉस्ट एंड ऑल, तो साल का 50,000 रुपये उस पर फ्री का बन रहा है एक तरीके से। बट ये इसमें बहुत इफ्स एंड बट्स है, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इन बॉन्ड्स में जाके इन्वेस्ट कीजिए। गॉट इट, फेयर। ठीक है, चलो लेट्स कम बैक टू योर ग्रो पोर्टफोलियो विच इज द लार्जेस्ट वन, एंड टेल मी ऑन एन एवरेज हाउ मेनी फंड्स डू यू हैव? मतलब ये जो 81 लाख का पूरा मार्केट वैल्यू है, दिस इज ओवर हाउ मेनी फंड्स? एंड एक रिटेल इन्वेस्टर को कितने फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? 5 काफ़ी है। मैंने एक चाइना फंड में लगाया हुआ था। चाइना फंड? हाँ, क्या होता है ये? बेसिकली चाइना में जो इन्वेस्ट करता है, हाँ, ठीक है, उसमें लगाया हुआ था, तो वो एक एक्स्ट्रा है। और एक बार मार्केट बहुत डिप हुई थी, तो मैंने मतलब
वो ये चाइना पैसा वाला ही थोड़ा- नेगेटिव चल रहा है नहीं, क्या? चाइना वाला नेगेटिव से कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं, लेकिन वो इवेंचुअली मतलब मेरा ये मानना है कि ऊपर जाएगा, बट अगेन मेरे को पता है ये 10 साल भी लग सकते हैं इसमें। SBI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मार्केट एक दिन बहुत ज़्यादा गिर गई थी। मैं देखता भी नहीं हूँ ऑनेस्टली, ये जो पासवर्ड है मैंने आज सुबह निकलवाया अपने डैड से, क्योंकि मैं डेली अगर फ्लक्चुएशंस देखता रहूँगा तो मैं डिस्ट्रैक्टेड रहूँगा अपने काम से। एंड दी होल पर्पज ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स इज दैट यू आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम योर डे जॉब, राइट। और अगर मैं ये निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की बात करूँ यहाँ पे, तो ये मेरे डैड ने मैसेज किया था कि मार्केट बहुत गिरी पड़ी है, थोड़े पैसे लगा दे, तो मैंने लगा दिए। तो ये जो मैंने चाइना में लगाया है या जो मैंने SBI निफ्टी 50 में लगाया, बीच में मैंने थोड़े टॉपअप मारे इन बाकी फंड्स में। उसका रीज़न यही है कि जो मैं SIP करता हूँ, मेरे को उसको हर साल से टारगेट करता हूँ कि 20% से बढ़ाना है, राइट। तो ये जो भी मेरे फंड्स है मेरी टॉपअप अमाउंट है, राइट। टॉप अप अमाउंट मतलब स्टेप अप SIP समझ लो, स्टेप अप SIP। तो मैं Every year X you're की करता था, increasing. अब मेरे को 1.2x की करनी है, तो ये 0.2x है। मेरी SIP तो X ही चल रही है, लेकिन मैं ये पैसा डाल देता हूँ ताकि मेरे को बार बार खोल के ना देखना पड़े अपना पोर्टफोलियो। समझ गया, ठीक है, फेयर। तो यू आर सेइंग कि 5 फंड्स होने चाहिए ऑन एन एवरेज एक हाँ, इन्वेस्टर के पास। हाँ. नाउ टेल मी वन थिंग, नाउ लेट्स से ऑल दीस फंड्स व्हिच यू हैव, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, पराग पारिक, फ्लेक्सी कैप एंड ऑल, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट यू कंसीडर्ड बिफोर इन्वेस्टिंग इन ऑल दीस फंड्स? Yes. क्या एनालिसिस Yes. कैसे किया था? सो मैं आपको 2 चीज़ें दिखाता हूँ। पहले तो क्यों वो एनालिसिस ज़रूरी है वो बताना भी ज़रूरी है, तो पहले मैं उस पर आता हूँ। तो हाउ लॉयल आर पास्ट रिटर्न्स, हमने इसके ऊपर एक रिसर्च करी थी, वो आपको दिखाता हूँ। What exactly is this PDF, by the way? This is the One Finance Oh magazine, wow! right? Yeah, I have read this, by the way. So this is the magazine, guys, by the way. So this is amazing, and I mean you've done some phenomenal research. Thank you so much. ये उसका soft copy है, which Yes, you are yes, opening. yes. ठीक है, cool. So हमने ये रिसर्च करी कि जो फंड 2014 से 16 में टॉप रैंक्स, जिसने सबसे ज़्यादा रैंक दी थी, उसकी रैंक कितनी आई? 198 अगले 3 साल के पीरियड में। My God, okay. उसका रीज़न ये होता है कि जो भी थीम चल रहा होता है, से फॉर एग्जांपल अभी पीछे डिफेंस का थीम चल रहा था, PSU का थीम चल रहा था, अब आप जाके देखो वो पिट गए। वैसे ही 2021-22 में मेरे दोस्त बोलते थे कि यार वो IT फंड ने क्या रिटर्न दी है, उसके बाद से अभी तक वो ठंडा पड़ा हुआ है, राइट। तो सिमिलरली क्या होता है, हर एक सेक्टर की, हर एक थीम की एक साइकिल होती है, राइट। हो सकता है कि वो लॉन्ग टर्म में भी चले, बट ज़रूरी नहीं है कि वो उसी थीम की चले, कुछ 10 में से एक थीम की चल सकती है, राइट। तो क्या होता है, कभी कभी अपने फंडामेंटल से आगे भाग जाता है कोई थीम। तो हम भी जो गलतियां करते हैं पास्ट रिटर्न्स देख के, जो भी पैसा लगाते हैं, उसमें यही होता है कि जो सबसे ज़्यादा रिटर्न होती है वो अपने फंडामेंटल से थोड़ा तो आगे भागा ही होता है। अब अगर हम उसमें भी पैसा लगा देते हैं तो हमारी रिटर्न सबड्यूड आती ही है आगे वाले सालों में। सिमिलरली यही चीज़ होती है कि जो ये इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की हमने बात करी है यहाँ पे, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स की, तो जो 2014-16 में आया था वो 198 रैंक पे आया था। अब ये क्या सिर्फ एक एग्जांपल है? नहीं, सेकंड वाला जो था वो 31 पे आया, थर्ड वाला था वो 120 पे आया। अगले सालों में देखोगे अगेन एक 115 हुआ, 2 198 हुआ, मतलब टॉप 100 में भी नहीं आ रहा अगर आप ये पूरी स्टडी देखोगे ना, यहाँ पे जितनी भी हमने करी है। सो हमने ये देखा कि यार ये तरीका तो हो ही नहीं सकता कि गूगल पे आप देख लो कि लास्ट ईयर या लास्ट 3 ईयर्स में किसकी सबसे ज़्यादा रिटर्न है और उस पर लगा दो। पॉसिबल ही नहीं है, वो गलत तरीका है, बहुत गलत तरीका This है वैसे लगाने ranking का। is as per the 3-year return that they have रिटर्न्स दैट दे गिव। 100 रुपए का था तो 193 194 जितने रुपए की भी उसकी NAV हो गई, वो नंबर 1 आ गया। मतलब 94% किसी ने 3 साल में दिया और वो टॉप पे है तो वो 1 हो गया, राइट। लेकिन अगले 3 साल में 194 से वो कितना गया, उसकी रैंक अमंग्स इक्विटी म्यूचुअल फंड्स 198 थी। ये मतलब है उसका। Very crazy. हाँ, तो ये हमने स्टडी करी। अब हमने ये तो समझ लिया कि इस तरीके से तो इन्वेस्टिंग नहीं हो सकती म्यूचुअल फंड्स में, तो क्या तरीका है, हमने उसके बेसिस पे स्टडी करा। सो आप देखोगे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जो एक्टिवली मैनेज्ड होते हैं, क्लाइंट को जब ये लोग एडवाइस देते हैं तो ये बोलते हैं कि 3 फंड्स में से आपको जो फंड लेना है ले लो। हम कोई एक फंड नहीं बोल रहे, बिकॉज वी आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटर्स, वी आर RIAs। तो आपको इन तीनों में से जो लेना है आप ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारी फीचर्ड लिस्ट है, राइट। अब अगर मैं बोलूँ कि नहीं यही लो या फिर कोटक फ्लेक्सी कैप लो, वो टिपिकली ये होता है कि बायस होता है उसमें कि सिर्फ यही फंड लेना चाहिए, वो नहीं है। इन तीनों में से कोई भी ले लो, ये हमारी जो स्कोरिंग रैंकिंग लिस्ट है उसमें टॉप 3 में आते हैं, राइट। तो ये उसका ये मतलब है। अब ये पैरामीटर्स क्या डिसाइड किए गए हैं, उसके शार्पे रेशियो है, जेनसेंस अल्फा है, सॉर्टिनो रेशियो है, ट्रेनर रेशियो है। तो ये टिपिकली मैं अगर आपको एक तरीके से, मैं आपको बहुत आसान शब्दों में अगर आपको ये चीज़ मेरे को समझानी हो, तो ये सारे वो पैरामीटर्स हैं जो आपकी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जो आप रिस्क फ्री रेट से ऊपर कमा रहे होते हो, फॉर दी वॉलेटिलिटी दैट यू हैव अज्यूम्ड, फॉर दी रिस्क दैट यू हैव अज्यूम्ड इन द पोर्टफोलियो, उसको मेजर करके रैंक करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि
इनका बेंचमार्क से फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 फंड है, ठीक है, निफ्टी 50 ने 15 दी रिटर्न, अब 15 दी और आपका एक्टिवली मैनेज फंड 14% दे रहा है, तो उसमें इन्वेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है। आप फीस ज़्यादा ले रहे हो, आप रिटर्न भी कम दे रहे हो, तो क्यों मैं तुम्हें पैसे दूं, राइट? तो कम से कम 15.1 तो होना ही चाहिए, राइट? लेकिन जो 0.1 एक्स्ट्रा आपने कमाया है वो कितना रिस्क लेकर कमाया है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो वो 4 पैरामीटर्स पे डिसाइड होता है, जो शार्पे रेशियो, सॉर्टिनो रेशियो, ट्रेनर रेशियो और जेनसेन्स अल्फा होता है, राइट? तो कितना रिस्क लेकर आपने कमाया है अल्फा, वो उसकी बात होती है, ठीक है? तो जैसे शार्पे रेशियो की बात है, तो इसमें रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रेट डिवाइड बाय वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी किसी भी सिक्योरिटी या पोर्टफोलियो की डिसाइड होती है स्टैंडर्ड डिविएशन से। स्टैंडर्ड डिविएशन होती है कि डेली कितना प्राइस फ्लक्चुएट होता है उसका, राइट? सिमिलरली सॉर्टिनो रेशियो देखता है कि डाउनसाइड वॉलेटिलिटी कितनी है, मतलब जब भी कोई फंड या फिर कोई पोर्टफोलियो सिक्योरिटी नीचे की तरफ रहता है, तो उसकी तब वो जब डाउन होता है अपने एक पर्टिकुलर पॉइंट से, तब उस पर कितनी वॉलेटिलिटी चल रही होती है। ट्रेनर रेशियो, जेनसेन्स अल्फा, ये मतलब वो बीटा की बात करता है बेसिकली। जो ट्रेनर रेशियो है वो डिनोमिनेटर में, जैसे शार्पे रेशियो में हम स्टैंडर्ड डिविएशन ले रहे थे, यहाँ पे वो बीटा की बात करता है। इसके फॉर्मूलाज भी मैं आपको दिखा दूंगा, वो भी मैंने प्रिपेयर कर रखा है वो सिंपल समझाने के लिए, बट ये एक एडवाइजर्स के लिए मैगजीन है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा ऐसे लिखा है। फिर आखिरी में फंड मैनेजर्स परफॉर्मेंस। ठीक है, 10 साल तक आपने बहुत बढ़िया किया, अब आपका फंड मैनेजर ही बदल गया, तो अब क्या करोगे आप, राइट? तो वो तो फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस थी ना पिछले 10 साल की। तो अब जो फंड मैनेजर है उसने इसी कैटेगरी में उसका कितना एक्सपीरियंस है, कितनी रिटर्न्स है, कितना अल्फा है, बेस्ड ऑन दीस पैरामीटर्स वो भी जज किया जाता है। समझ गया। तो तुम लोगों ने बेसिकली 5 पैरामीटर्स के बेसिस पे स्कोरिंग किया है। यस, सो ये क्वांट मॉडल्स के थ्रू होता है। इसमें लाखों लाख एंट्रीज होती है हर पैरामीटर की, हर फंड की, उसके बेसिस पे हर कैटेगरी के हिसाब से ये फंड्स निकाले जाते हैं। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का अलग स्कोरिंग लिस्ट है, और इसी के बेसिस पे हमने चार्ट्स वगैरह भी बनाए हुए हैं, आप ये देख सकते हो इनके स्कोरिंग रैंकिंग के पिछले 10 साल के। एंड देन उसके बाद ये इंडेक्स फंड का अलग तरीके से होता है, डेट म्यूचुअल फंड्स का अलग तरीके से होता है, उनके पैरामीटर्स अलग तरीके से डिसाइड होते हैं। फिर उसके बाद इंडेक्स फंड का अलग तरीके से होता है, ये अगेन उसी के पैरामीटर्स की हम बात कर रहे थे अगेन। एंड देन ये इंडेक्स फंड्स का अलग तरीके से होता है। वाओ। बट एक बात बताओ, तो अभी ये सारा जितना भी काम किया है, इंडेक्स फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, अभी बहुत लोग कमेंट्स में पूछेंगे कि उनको एक्सेस चाहिए ये मैगजीन का। इज दिस अ पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट? नहीं, ये तो एडवाइजर्स के लिए ही है, तो हम इसकी पीडीएफ सर्कुलेट नहीं करते। अगर आपको देखना है तो ये इनकी वेबसाइट पे जाके आप स्कोरिंग रैंकिंग onefinance.co.in, अच्छा ओके, ये वेबसाइट है। स्कोरिंग रैंकिंग पे जाके आप म्यूचुअल फंड्स पे जा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का, बाकी सब चीज़ों का आपको मिल जाएगा। अच्छा, तो जो स्कोर्स वगैरह सब दिए हुए हैं स्कोरिंग, हाँ, तो जो फीचर्ड लिस्ट है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी सारी। तो टैक्स सेवर फंड आपको देखने हैं वो भी मिल जाएंगे, डेट फंड्स देखने हैं, हाइब्रिड फंड्स देखने हैं, वो भी आपको उसी तरीके से मिल जाएंगे जिस तरीके से मैंने अभी आपको दिखाया है। वाओ, दिस इज सो लवली। मतलब काफ़ी ज़्यादा काम किया है। हाउ मच टाइम डिड इट टेक फॉर यू टू डू ऑल दिस रिसर्च? सो पूरे मैगजीन को देख, इसमें तो सालों साल लगे हैं, और इसमें मेरा काम कम है, इसमें वन फाइनेंस की इंटरनल क्वांट टीम है, उनका काम ज़्यादा है, तो उसमें तो काफ़ी टाइम लगता है। मतलब कितना जस्टिफाई करना मुश्किल है, क्योंकि हर महीने ये स्कोरिंग रैंकिंग अपडेट भी होती है, तो वो वेबसाइट पे ही अपडेटेड होती है। जैसे 8-9 महीने पुरानी मैगजीन हो गई, तो इसमें अपडेटेड रैंक्स नहीं है, अपडेटेड स्कोरिंग लिस्ट नहीं है, ये वेबसाइट पे उनकी मिल जाएगा आपको। गॉट इट। इसमें एक बात बताओ, तो अभी जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में यू एक्सप्लेन दोस पैरामीटर्स क्विकली, तो इंडेक्स फंड्स में नाउ दीज 3 इंडेक्स फंड्स आर देयर। मेरा एकदम बेसिक क्वेश्चन है, इंडेक्स फंड इज बेसिकली अ फंड विच इज इन्वेस्टिंग इन एन इंडेक्स लाइक लेट्स से निफ्टी या तो सेंसेक्स वगैरह, राइट? तो ये जो HDFC का है, नावी का है, एक्सिस का है, जो तीनों मेंशन्ड है यहाँ पे, इनमें फ़र्क क्या है एग्जैक्टली? इन द सेंस ये लोग निफ्टी 50 में ही तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो स्कोरिंग अलग अलग क्या है? यस, सो क्या होता है कि आप ये जो भी ये ना प्रोप्राइटरी मॉडल्स होते हैं बेसिकली टिपिकली हर एक फंड के, उसके बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं। बट इसमें तो क्या है, आप यही बोलोगे ना, इसमें तो क्या है कि सेम ही चीज़ तो करनी है। बट क्या होता है कि किस तरीके से आप, सो इंडेक्स फंड में क्या होता है, जिस तरीके से आपका मार्केट मूवमेंट हो रहा है उस तरीके से आपको खरीदना बेचना भी है, राइट? सो सब लोग बोलते हैं इंडेक्स फंड में बस एक्सपेंस रेशियो देख के लगा लो, नहीं, उसमें एज ऑफ फंड होता है और एक ट्रैकिंग एरर भी होता है। तो ट्रैकिंग क्या एरर होता है, एकदम आसान भाषा में समझाओ जरा। ट्रैकिंग एरर, मैं बेसिकली ट्रैकिंग एरर की बात कराता हूँ। सो ट्रैकिंग एरर क्या होता है कि आप कितने एफिशिएंटली, जिस तरीके से मार्केट मूव कर रही है, कितने एफिशिएंटली आप उसको कैप्चर कर पा रहा है आपका मॉडल, राइट? अगर मान लो मार्केट 15% होती है और मेरा इंडेक्स 14% दे रहा है, तो प्रॉब्लम है ना भाई, राइट? मतलब मेरा आप इंडेक्स ढंग से ट्रैक ही नहीं कर पा रहे। बट थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी इसलिए ज़रूर रहती है क्योंकि जितना मेरे पास फंड है
उसके हिसाब से मैं उतना खरीद पाऊंगा, बेच पाऊंगा, लिक्विडिटी है मार्केट में या नहीं, वो प्रॉब्लम होती है। टिपिकली टॉप 50 स्टॉक्स में, टॉप 100 स्टॉक्स में होती है, उसमें कोई इतना ट्रैकिंग में प्रॉब्लम नहीं आता। बट फिर भी who does it the most efficiently is also very important, along with charging a lower expense ratio, 0.1, 0.2, 0.25% जितने का भी लेता है, along with that, along with the age of the fund। ऐसा नहीं है कि पिछले 1 साल में आपने बढ़िया किया, पिछले 10 साल से आप बढ़िया कर रहे हो तो मैं आपको ज़्यादा रैंक दूंगा। तो इंडेक्स फंड सब एक्सपेंस रेशियो देख के ले लेते हैं, बट ये 3 फैक्टर्स अगर आप देख के लोगे तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया है। और एक बात बताओ, तो इसमें ट्रैकिंग एरर, एक्सपेंस रेशियो, एज ऑफ द फंड जो है, तो अगर किसी को ट्रैकिंग एरर और एक्सपेंस रेशियो ये सब डिटेल्स चाहिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी यू सेट शार्प रेशियो, टेनर रेशियो, शॉर्ट टेनर रेशियो, ये सब उनको मिलेगा कहाँ पे? मतलब ये जो उनको खुद को कैलकुलेट करना है या उनको किधर मिल कुछ जाएगा? एक वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आपको कुछ एक शार्प ट्रेनर रेशियो, आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं पता कहीं मिलती हैं। सो इसमें क्या होता है, एक पीछे से 3-4 लाख रुपए की सब्सक्रिप्शन आती है, वो ऑफ कोर्स रिटेल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स नहीं ले सकते। उसके बेसिस पे एक्सेल, पाइथन पे ये सारे जो हमने स्कोरिंग, रैंकिंग, प्रोप्राइटरी वेटेजेस लगा के इन पैरामीटर्स के बेसिस पे लगाई है, वो कैलकुलेट करके पीरियोडिकली अपडेट करके वन फाइनेंस आपको देता है। लेकिन आपको खुद से निकालना है तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। मतलब वो आप कितना पीरियोडिकली कर लोगे, 2000 फंड्स पे कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, इसकी वही मैं कह रहा हूँ। इस पे पीछे से जो सब्सक्रिप्शन आती हैं, जो डेटा म्यूचुअल फंड का मिलता है हमें, वो 3-4 लाख रुपए का कम से कम होता ही है। गॉट इट, ठीक है, फेयर। अभी बात कर ली हमने ये सारे फंड्स की, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स एंड ऑल। नाउ द बिगर क्वेश्चन इज कि हाउ टू इन्वेस्ट इन दीज फंड्स, इन द सेंस कि यू सेड दैट यू आर यूजिंग ग्रो, जीरोधा एंड ऑल, बट कितना ईजी प्रोसेस होता है, व्हाट वुड यू रिकमेंड, एंड कैसे इन्वेस्ट कैसे करते हैं? जैसे मैं बताता हूँ, मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ। मैंने आज तक ये जो भी अकाउंट दिखाए ना आपने, ये तो मैंने कभी भी नहीं देखे, मतलब ना ग्रो ना जीरोधा, ये सब मैं स्टॉक जीरोधा से करता हूँ, बट म्यूचुअल फंड इससे नहीं करता हूँ। हाउ ईजी इट इज़ एंड हाउ कन्वीनियंट इट इज़ टू इन्वेस्ट थ्रू दीज प्लेटफॉर्म्स? इट्स द मोस्ट ईजी थिंग टू डू इट थ्रू दीज प्लेटफॉर्म्स। फॉर्म भरना, वो सब चीज़ें, वो हेडेक जा चुका है। मतलब ये इतना ज़्यादा क्लीन तरीका है कि एक बार दिखा सकते हो ग्रो के वेबसाइट पे जाके, या तो वहाँ पे लाइक हाउ डू यू डू इट? मतलब अगर एक नया फंड करना है सपोज से, फॉर एग्जांपल, अगेन ये कोई भी एडवाइस नहीं है, जो सबसे पहले आ रहा है मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जाके सिप करनी है मेरे को, या पैसा मेरे को डालना है, मैं अमाउंट डाल देता हूँ। से वन टाइम अगर मेरे को 1000 रुपये डालने हैं तो मैं यहाँ पे जाके इन्वेस्ट करूँगा, वो मेरे यूपीआई से ही मेरा QR कोड मांग लेगा और यहाँ पे मेरा पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। ओके, हाँ, या करके दिखाना है क्या? नहीं इतना समझ गया मेरे को। बट एक बात बता, तो इसमें अच्छा, तो ये प्रोसेस है सिर्फ इन्वेस्ट का, मतलब इतना इजी है, लाइक इट इज लाइक व्हाट 1 सेकंड 2 सेकंड? हाँ, मतलब एक वो आइदर QR कोड आएगा या फिर मेरे गूगल खुल जाएगा और मैं वहाँ पे OTP देके हो जाएगा काम, आधे मिनट 1 मिनट में हो जाएगा। बट एक बात बता, तो अभी ग्रो का अकाउंट बनाने में जो फिर वो KYC वगैरह वो सब करना पड़ता है, तो वो पूरा प्रोसेस में कितना टाइम लगता है? यार हार्डली अब तो मतलब मैक्सिमम 2-3 दिन की बात रह गई है। ओके, हाँ। So this is very convenient is what you are saying. Extremely So convenient. let's do an very fun argument here, okay, between the two of us. Now I am a person who is giving my money to a mutual fund distributor and मेरे को ये सब करना नहीं, तो मैं उसको दे देता हूँ। मेरा नुकसान होता है बिकॉज मेरा वो एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है, तो मैं कमीशन ज़्यादा देता हूँ। वर्सेस समवन लाइक यू who is doing through Grow or Zerodha or Coin and you are investing through your own research. Now विच इज़ अ बेटर थिंग, मतलब दोनों के इसमें व्हाट आर द प्रोज एंड व्हाट आर द कॉन्स? सो मेरी अपनी रिसर्च नहीं है। सो अपनी रिसर्च कोई भी बोले कि वो इतनी भारी रिसर्च खुद से कर सकता है, वो तो गलत है। वो नहीं हो सकती। प्रैक्टिकली, साइंटिफिकली आप इतनी रिसर्च कर सकते हो तो फिर ये भी आर्ग्यूमेंट आ जाती है म्यूचुअल फंड को 1% क्यों देना, मैं खुद डायरेक्टली स्टॉक्स में लगा लेता हूँ रिसर्च करके। तो रिसर्च मैं खुद नहीं करता, ये RIA की एडवाइस है। RIA क्या होता है? रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। तो वो हमसे फीस लेते हैं। सो सेबी के सिर्फ आई थिंक 900,000 के आसपास ऐसे लोग हैं जो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं। ये आपसे कमीशन नहीं लेते, जो भी म्यूचुअल फंड में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है उसके अगेंस्ट आपसे एक फ़ीस लेते हैं, से फिक्स फीस, जो आइदर मतलब 35,000 रुपये भी हो सकती है साल की, या 10,000 भी हो सकती है। एक कंसल्टेशन कॉल की 2500 रुपीज़ भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन दी RIA। तो वो क्या होता है, दैट RIA, आई विल टेल यू द बेनिफिट। एन MFD विल ऑलवेज बी वेरी बुलिश ऑन इक्विटीज़। मैं 50-60%, मैं देखो कंजर्वेटिव आदमी हूँ, मेरी पर्सनालिटी वैसी है कि मैं इतनी वाइल्ड स्विंग्स नहीं देख सकता। सो अभी जो मेरा ये पीक पे प्रॉफिट था, ये 19 लाख था, राइट। ये गिर के अभी 12 लाख रुपए आया, अभी भी 1 लाख बढ़ा है क्योंकि अभी मार्केट पीछे 1.2-1.3% बढ़ी है। ये 1 डे का रिटर्न है तेरा? 1 लाख। वो क्यों? तो क्या बात है, जब गिरता है भाई तो 3.5 लाख भी गिरता हुआ देखा है मैंने। ऐसी बात नहीं है। जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, नेशनल इलेक्शन के रिजल्ट, उस दिन 3.5% 3.5 लाख रुपए के आसपास गिरा भी था। ये 81 लाख का 1 CR कब तक हो जाएगा?
आई थिंक मैक्सिमम नहीं बट तीनों मिला के तो 1 CR के प्लस ही है ना. हाँ ज़्यादा ही है. हाँ तो करोड़पति बनने का कैसा फीलिंग कैसा होता है? बहुत पहले बन गया था. ठीक है चलो कम बैक. एनीवे सो मैं ये कह रहा था, तो ये वाइल्ड स्विंग्स मैं देख नहीं सकता. अब यही मान लो कि मेरे 100% पोर्टफोलियो इसमें इन्वेस्टेड होता, सी ये 8 लाख रुपए 10 लाख रुपए नीचे हुआ है, तो भी थोड़ी तो एंग्जाइटी होती है. मतलब मुझे पता है मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लगा रखा है, बट मैं पेशेंस के साथ पीसफुली लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड तभी रह सकता हूँ जब मेरा 100% इन्वेस्टेड ना हो. मेरा 50% इन्वेस्टेड है तो मैं शांति से इसमें बैठा हुआ हूँ म्यूचुअल फंड्स में, अदरवाइज मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी. तो मेरा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर मुझे यही कहता है कि आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से, आपके गोल्स के हिसाब से 50-60% इज अ गुड रेशियो टू बी इन्वेस्टेड इन इक्विटीज और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स. म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर गलत नहीं बोल रहा कि 100% आप इक्विटी में लगा सकते हो. अगर आपका कोई इमीडिएट फाइनेंशियल गोल नहीं है, आप 22-23 साल के हो, तो 100% नहीं, चलो वो 70% बोलता होगा, 75 बोलता होगा, बट वो आपकी, क्योंकि उसकी इनकम उसी से अलाइंड है, राइट. वो 75% लगेगा तो उसका ज़्यादा फायदा है, 50% लगेगा तो कम फायदा है. तो ये एक बायस होता है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का, और वो खुद भी लगाते हैं, ऐसी बात नहीं है. फायदा क्यों ज़्यादा है उसमें? सो अगर मान लो 2 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो है, ठीक है, आप 50% लगाते हो तो 1 करोड़ पे कमीशन मिलेगी. अगर आप 75% लगाते हो तो उसको 1.5 करोड़ पे कमीशन मिलेगी, राइट. वैसे हाँ, वैसे तो 1.5 करोड़ पे ज़्यादा, उसका 1% ज़्यादा है, और 1 करोड़ पे 1% कम है. आई एम तो अज्यूमिंग दैट पूरा 2 करोड़ म्यूचुअल फंड्स में ही डालना है. हाँ हाँ, वैसे अज्यूम कर रहा हूँ. तो एक मतलब उसको तो कमाई तो 2 करोड़ के 2 करोड़ पे ही कमीशन मिलेगा ना उसको. सो बिल्कुल उसको 2 करोड़ पे कमीशन मिलेगा, बट ज़रूरी नहीं है कि आप बोल रहे हो कि आपको पूरा 2 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड्स में डालना है. अगर आपका पैसा 2 करोड़ से ज़्यादा है तो आपका म्यूचुअल फंड एडवाइज़र जो है वो बोलेगा कि नहीं नहीं, सिर्फ 2 करोड़ क्यों लगाया है, आप 3 करोड़ क्यों नहीं लगाते, राइट. तो वो ये आपको बोलेगा. तो पूरे पोर्टफोलियो के लेवल पे मैं बोल रहा हूँ. अब क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का बायस ही नहीं है, उसको तो फिक्स फी मिलनी है, 2500 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये, 35,000 रुपये, जितने भी हैं उसको तो वही मिलना है. तो वो आपको उस हिसाब से फंड्स बताएगा, एलोकेशन बताएगा, और आपको गाइड करेगा उस तरीके से कि आप क्या फाइनेंशियल डिसीजन सही है गलत ले सकते हो जो भी. तो just to put it very simply, the only reason why people are choosing mutual fund distributors over RIAs is that they are not tech savvy maybe. उनको पता नहीं कि म्यूचुअल फंड्स में खुद से इन्वेस्ट कैसे करते हैं. That is the only reason which I sense. Right? Inertia also. What is that? So मैं बताता हूँ. मेरे पैसे जो थे वो काफ़ी टाइम से बैंक अकाउंट में ही पड़े रहे थे, 6-8 महीने से पड़े रहे थे, और मार्केट कहाँ की कहाँ निकल गई थी. मेरे को डर लग रहा था इन्वेस्ट करने पे कि इस टाइम पे एंटर करूँ, इस टाइम पे एंटर करूँ. तो इसलिए अगर डिस्ट्रीब्यूटर होता है तो वो कम से कम आपको टाइमली इन्वेस्ट तो करवाएगा, ये चीज़ होती है. Okay. और मैं RIA के पास चला गया, RIA को मैंने फीस दी 2500 रुपये, मेरा काम हो गया उस चीज़ से. ये मई 2023 की बात है. So how much are you paying right now to the registered investment advisor? 2500 पर कंसल्टेशन कॉल. अच्छा, एंड कितने कॉल्स लेता है ऑन एन एवरेज इन 1 मंथ? 1 मंथ नहीं होते तो क्वार्टरली, आई थिंक 1 इज सफिशिएंट. अच्छा, जस्ट मतलब 4 कॉल्स तो 10,000 रुपए में तेरा पूरा ही हो जाता है. हाँ. एंड 10,000 रुपए में वो तेरे को बता देते कौन से फंड्स में पैसा डालना है, क्या करना है. हाँ. ओके, ये फीचर्ड लिस्ट उसी चीज़ की है. ओके, एंड किसी को अगर कोई एक रिटेल इन्वेस्टर है जिसको ढूंढना है कि कौन अच्छा रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, तो कैसे ढूंढ सकते हैं? सो देखो, सेबी की वेबसाइट है, अगेन उस पर बहुत सारे पैरामीटर्स वगैरह होते हैं. सेबी की वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आपको ऊपर से लेकर नीचे तक लिस्ट दिख जाएगी. सो क्या होता है कि देखो, सबसे पहले तो आपको पता ही नहीं होता कि कौन सही है गलत है, तो आप अपने हिसाब से, मतलब ट्रायल बेसिस पे, या तो कोई रेफरेंस है आपकी, जैसे आपको कोई रेफर कर रहा है कि आप इस इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात कर सकते हो, मैं भी खुद लेता हूँ, एक तो वर्ड ऑफ माउथ होता है, वैसे आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इवेंचुअली आप फिगर आउट करो कि कौन सा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आपके लिए सही हो सकता है, आपके फी स्ट्रक्चर के हिसाब से कौन सा सही है, आपको कौन सा, आप उससे समझो कि वो क्या आपसे डिटेल्स मांग रहा है और क्या आपको सर्विसेज देगा फॉर वॉट एवर कॉस्ट. तो आप वो थोड़ा बहुत कंपेयर करके देखो, आपको समझ आ जाएगा. गॉट इट. तो यू गॉट इट थ्रू वर्ड ऑफ माउथ? सो क्या हुआ था कि मैं इन लोगों के साथ काम करना चालू किया था थोड़ा बहुत, तो मैंने कहा था लेट्स ट्राई एंड सी, तो वैसे मैंने किया था, तो मुझे ठीक लगा. because I think trust is also one of the trust factors, is the biggest factor, right? So I won't say कि blindly go with them. Try and research, do your own research, and then try and see what is correct for you and what is not. So would you advise me to shift from a mutual fund distributor to a registered investment advisor? Whatever gives you peace of mind and whatever helps you stay invested in the market for long term according to your goals, and whatever helps you more with doing the right thing. So it is dependent on person to person. तो जैसे गजेंद्र सर है, he is one of the finest advisors right out there, mutual fund distributors, albeit is in the form of mutual fund distributors, but I have the highest regard for him, right?
बट कुछ एक होते हैं वो जो सही भी नहीं भी होते, बट हाउ डू यू नो हु इज़ राइट हु इज़ रॉन्ग, राइट? सिमिलरली फॉर RIAs, कुछ एक बहुत अच्छे होंगे, कुछ एक नहीं होंगे अच्छे, तो वो आपको फिगर आउट करना है इवेंचुअली। तो पहले दिन पे तो सभी को अच्छे लोग नहीं मिल जाते, तो यू विल हैव टू फिगर दैट आउट। गॉट इट। नो, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर कोई एक बंदा है जो 6 लाख रुपए पर एनम अभी कमा रहा है इंडिया में, व्हाट इज वन म्यूचुअल फंड और व्हाट इज वन फंड वेयर ही शुड इन्वेस्ट हिज कैपिटल? इसको मैं कहूँगा अपस्किलिंग ग्रोथ फंड, उसमें पैसा क्या लगाए। होता है? सेल्फ अपस्किलिंग ग्रोथ अरे फंड। यार मेरे को लगा सही में कोई है। इट साउंड्स बोरिंग एडवाइस, बट ऑनेस्टली सी, मैं अगर अपस्किल नहीं करता ना अपने आप को, अपनी अगर स्किल्स में अपडेट नहीं करता, तो मैं इस पोर्टफोलियो पे कभी नहीं पहुंच पाता। कम से कम इस उम्र पे तो बिल्कुल नहीं पहुंच पाता। 40 साल लग चुके होते मेरे को, 40 साल की उम्र लग चुकी होती। मैंने सोशल मीडिया सीखा, मैंने रिसर्च सीखी, मैंने कम्युनिकेशन सीखा, मैंने प्रेजेंटेशन स्किल सीखी, मैंने बहुत चीज़ों के कोर्स लिए। मैंने कम से कम, यू वॉन्ट बिलीव, मैंने कम से कम 1.5-2 लाख रुपए कोर्सेज पे इन्वेस्ट किया है, ऑनलाइन कोर्सेज पे, ऑफलाइन नहीं कोई। उसमें से 90% कचरा ही निकले, लेकिन जो 10% थे ना, वो इतने बढ़िया निकले कि उन्होंने मेरी लाइफ की ट्रैजेक्टरी बदल दी, राइट? तो सिमिलरली अपनी, अगर आप 6 लाख रुपए कमा रहे हो, तो आई थिंक आपको ये देखना चाहिए कि आप ऐसी कौन सी स्किल एक्वायर करते हो जिससे आप अपना काम जल्दी कर सकते हो, या आप अपनी सैलरी इंक्रीज करवा सकते हो, एक बेटर सैलरी बैंड में पहुंच सकते हो, या आपको अगर बिजनेस भी करना है तो बिजनेस के लिए आपको क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहला रूल लाइफ में ग्रो करने का यही है कि आप अपस्किल अपने आप को किस तेजी से कर सकते हो। सो इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ, इन्वेस्टिंग इन योर बिजनेस इज दी फास्टेस्ट वे ऑफ ग्रोइंग योर मनी। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैंने भी तो आर्टिकलशिप के टाइम पे इन्वेस्ट करा था ना, तो ऐसा नहीं है कि सारा पैसा आप इन्वेस्ट कर दो, कुछ एक अपस्किलिंग के लिए रखो, बाकी हैबिट भी ज़रूरी है, इन्वेस्टिंग की हैबिट भी ज़रूरी है। भले ही 500 रुपये से चालू करो या 5,000 रुपये से 10,000 रुपये से चालू करो, आपको चालू करना चाहिए। अब कौन से फंड की आती है बात, अगेन सी, इट डिपेंड्स ऑन अ होस्ट ऑफ फैक्टर्स, लाइक व्हाट इज़ योर एज, व्हाट इज़ योर इमीडिएट गोल। अगर आपको 1 साल बाद US जाना है, तो अगर मैं आपको XYZ फंड बोल दूँ तो वो ठीक नहीं होगा। 1 साल बाद मार्केट 20% करेक्ट भी तो हो सकती है ना, तो आपको तो पैसा 1 साल बाद अपनी US में जो भी MBA की फ़ीस है उसके लिए चाहिए होगा, या कहीं भी जा रहे हो आप, IIM में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, उसकी फ़ीस के लिए चाहिए होगा। सो इट डिपेंड्स ऑन अ होस्ट ऑफ फैक्टर्स, बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग टर्म, देन अगेन नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। जो मैं खुद करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। इन्हीं फीचर्ड लिस्ट में से मैंने एक म्यूचुअल फंड लिया हुआ है, और एलोकेशन वगैरह जो है वो RIA से पूछ के आपको लगानी चाहिए, और इंडेक्स फंड में लगाना है तो अगेन वो फीचर्ड लिस्ट में से आपको एक देख के लगा सकते हो। गॉट इट। तो डू यू एडवाइस कि जैसे अगर कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की जर्नी शुरू करता है, तो स्टार्ट में लेट्स से इंडेक्स फंड्स में डाल दो, भूल जाओ, एंड देन म्यूचुअल फंड्स में जाओ, और डू यू थिंक कि हाँ, मतलब आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को दे दो, लाइक कोई एक बंदा है जो जस्ट शुरू करना चाहता है, उसको करना क्या चाहिए एग्जैक्टली? Either of the routes are good. I think the most important thing is to get started and get started with learning as well. Get started with investing and get started with learning as well. So learn how mutual funds can be best selected. जैसे मैंने आपको स्टडी करके बताया कि यार वो तरीका तो बिल्कुल नहीं है कि गूगल पे आप देख लो बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड और आपका काम हो जाए, ऐसे नहीं होता। आपको देखना पड़ेगा, आपको अच्छे से रिसर्च करनी पड़ेगी। तो फिगर आउट हाउ दैट रिसर्च इज डन, हाउ यू कैन गेट एक्सेस टू दैट रिसर्च, वो तरीके से। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू गेट स्टार्टेड। अगर मैंने 2017 में स्टार्ट ही नहीं किया होता तो मैं आज भी स्टार्ट करने के इनर्शिया में होता, तो वो इनर्शिया मत आने दो, सबसे इंपॉर्टेंट वो चीज़ है। एंड हैव यू लॉस्ट मनी इन म्यूचुअल फंड्स? आपने देख ही लिया अभी तो हाँ, कुछ एक लॉस्ट, fund मतलब में मैंने lose कोई किया। ऐसे लॉस बुक नहीं किया हुआ उसमें। हाँ, म्यूचुअल फंड्स में 73,000 का लॉस दिख रहा है, 14.86%। 15%, हाँ 15% के आसपास। हाँ, तो ये कब इन्वेस्ट किया था ये? 2-3 महीने पहले। अच्छा, 2-3 महीने हुआ है ना, तो हाँ, टेक्निकली तो आई डोंट थिंक ऐसे कुछ नहीं है, ऐसे कुछ मतलब म्यूचुअल फंड में लॉस होना बहुत ही कला की बात है कि म्यूचुअल फंड में भी कोई लॉस कर ले। हाँ। वो बहुत ही कलाकार आदमी होगा जो म्यूचुअल फंड में भी लॉस कर ले लॉन्ग टर्म में। हाँ, तो बट एट एनी पॉइंट इन टाइम ऐसे कभी हुआ है कि पोर्टफोलियो वाज डाउन, एंड मतलब जैसे कोविड में तो बहुत बार ऐसे वो मार्केट बिल्कुल फॉल हुआ हुए है। थे, एंड देन So, तभी पेशेंस कैसे होता है? बिकॉज आई वाज स्पीकिंग टू अगेन गजेंद्र कोठारी ओनली, एंड ही टोल्ड मी दैट ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग SIP इन 2010, 10,000 पर मंथ से शुरू किया। एक्चुअली उसका और तेरा भी रिलेटेबल है, यू ऑल्सो स्टार्टेड विद 10,000, ही ऑल्सो स्टार्टेड विद 10,000, टुडे ही इज डूइंग 30 lakhs पर मंथ, यू आर ऑल्सो डूइंग सम व्हाट 30 लाख पर मंथ तो करता ही होगा तू क्या भी। ऐसा भी? आई विश ये 30 लाख पर मंथ तो 2 महीने से कर रहा हूँ क्या मैं? मजाक कर रहा हूँ, बट मतलब आई कैन सी यू इन द नेक्स्ट 4-5 years यू विल ऑल्सो गो टू 30 lakhs पर मंथ। बट ठीक है, कमिंग बैक, जोक्स अपार्ट, तो इसमें ही वाज टेलिंग मी दैट 10,000 पर मंथ से शुरू किया 2020 में। आई मीन आई वाज शॉक्ड टू सी हिज एंटायर पोर्टफोलियो, एकदम ऐसे ही दिखाया उन्होंने भी।
2020 में नेगेटिव पे थे वो, मतलब 10 साल से वो पूरा इन्वेस्ट कर रहे थे, एंड कोविड में जब एकदम मार्केट्स फॉल हुआ जो 23 मार्च 2020, उनका पोर्टफोलियो वाज नेगेटिव, म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो, एंड देन 2023 2024 में अभी वापस लाइक इट इज एट XIRR ऑफ 20-25% और इवन मोर देन दैट। राइट, तो ऐसा कभी तेरे साथ भी हुआ है? इतना भारी तो नहीं हुआ कि 10 साल के बाद भी कभी, तो 10 साल तो कभी बिताए नहीं पहली बात मार्केट में। और मैं वही करता हूँ कि मैं इस सब नॉइज़ को अवॉइड करने के लिए, इस सब एंग्जाइटी को अवॉइड करने के लिए मेरे को पासवर्ड ही नहीं पता होता मेरा। मैं तो अभी जब डैड से पासवर्ड मिला ना मेरे को, कहता यार कहीं लॉस में तो नहीं चला गया होगा, कहीं ये सिर्फ 1-2 लाख तो नहीं रह गया होगा प्रॉफिट। मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छा है, बट मेरे को पता ही नहीं ना, दैट्स द ब्यूटी दैट आई डोंट इवन नो अबाउट व्हाट माय म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो इज डूइंग व्हेन आई हैव द कॉन्फिडेंस इन फंड मैनेजर्स। अच्छा, हैविंग सेड दैट, मेरे को इसमें से भी कुछ एक फंड्स हटाने पड़ेंगे क्योंकि एडवाइस मेरे को ये मिली है RIA के थ्रू कि उन फंड्स में से आप एग्जिट कर सकते हो, उसमें कुछ ठीक नहीं हो रहा। मैं नाम नहीं लेता, तो मतलब आप सिंपली ये सारे पोर्टफोलियोज ऐसे कॉपी पेस्ट मत कर लेना, प्रॉब्लम है उसमें, ठीक है। तो जब शांति से आप वो चीज़ कर सकते हो, और काम पे ध्यान दो ना यार, काम पे ध्यान दे के बहुत पैसा बनता है, और इस पे ध्यान दे के कुछ पैसा नहीं बनता, नुकसान ही होता है। मैं अपनी SIP रोक दूँ, मैं कम कर दूँ थोड़ा, मैं इसकी जगह कहीं इधर ना शिफ्ट कर दूँ, उधर ना शिफ्ट कर दूँ। और ये तो देखो, ये सिर्फ इक्विटी SIP है, राइट, इक्विटी पोर्टफोलियो है। गोल्ड में लगाना पैसा भी बहुत ज़रूरी है, डेट में लगाना पैसा भी बहुत ज़रूरी है, राइट। अगर आपके पास रियल एस्टेट एक्सपोजर नहीं है, मतलब मेरे फैमिली लेवल पे हाई है तो इसलिए मैं नहीं लगाता, तो रियल एस्टेट में भी ज़रूरी है। डिपेंड्स ऑन हाउ बिग योर पोर्टफोलियो एंड व्हाट योर गोल्स आर, राइट। तो सिर्फ इक्विटी पे इतना हैवी मत हो। मैं क्यों इसलिए हैवी होता हूँ, और हैवी भी मेरा 50% है, राइट। वो इसलिए होता हूँ क्योंकि मेरे डैड के पास जो पोर्टफोलियो है वो वेरी रियल एस्टेट हैवी है, तो इट डजंट मेक सेंस फॉर मी टू बाय अ रियल एस्टेट राइट नाउ। गॉट इट, ये चीज़ है। नो, वेरी वेरी सो इंटरेस्टिंग। आपने जो बोला लॉस वगैरह का, तो वही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सो दिस इज द इन्वेस्टेड अमाउंट, जो नीचे आपको डॉटेड लाइन दिख रही है, और ऊपर जो है वो पोर्टफोलियो वैल्यू है। तो ये जो पीक पे था मेरा रिटर्न, ये कुछ आई थिंक अभी नहीं दिख रहा, बट ये 19 लाख के आसपास था। ये ढंग से चार्ट नहीं दिख रहा, ये रहा 19 लाख था, राइट। तो अब ये 61,000, हाँ, ये इतना मेरा लगभग 20 लाख रुपए के आसपास का प्रॉफिट था, राइट। तो ये गिर के अभी आप देखो प्रॉफिट तो मेरा 11,92,000, 12 लाख लगभग के आसपास हो गया। 8 लाख रुपए का वैसे पोर्टफोलियो डाउन हुआ है। बीच में अगर मैं यहीं पे कहीं देखूं तो यहाँ पे भी मैंने कुछ एक टाइम पीरियड के लिए तो देखा था लॉस ज़रूर, बट वो बहुत ही टेम्परेरी था। मैं ये नहीं बोलता कि मैंने लॉस वॉस कुछ देखा है, टेक्निकली नहीं देखा है ऑनेस्टली। सो फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड हियर, इसकी शॉर्ट टर्म में भले ही होगा जैसे 1 मंथ या 3 मंथ्स वगैरह, बट लॉन्ग टर्म में इफ यू सी द कंपाउंडिंग और द डेल्टा बिटवीन दीज टू लाइंस इज गोइंग टू इंक्रीज, राइट। अगर आपके पास पेशेंस है। लॉन्ग टर्म कितना ही है कुशल, अभी तो 1-1.5-2 साल से ही चल रहा है ना ये जो चल रहा है। 2 साल भी नहीं हुए, और 1.5 साल से ही चल रहा है ये। 2 साल भी नहीं हुए, हाँ, तो 1.5 साल। हाँ, अब आ रहा है, तो मैं देख रहा हूँ, राइट। तो वो जो भी है, बट तो गाइस SIP की अमाउंट कैलकुलेट कर लो एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। 1.5 साल से ये है तो कितनी SIP की अमाउंट है, ठीक है। सॉरी। एनीवे, सो इसमें यही चीज़ है कि अब ये अभी मेरे को इसलिए दिख रहा है क्योंकि यार अभी मार्केट ऊपर ही है। मुझे पता है नीचे भी आएगा, 3 साल में हो सकता है नेगेटिव भी जाए थोड़े टाइम पीरियड के लिए, बट मेरे को ये देखना ही नहीं है। मुझे सिर्फ अपने बिजनेस पे फोकस करना है, अपने काम पे फोकस करना है, और ये अपने आप बढ़ता रहेगा। मुझे मालूम है लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा। हाँ, जब ये 25 साल हो जाएंगे, 20 साल हो जाएंगे, तब ये लाइन दिखेगी भी नहीं आपको नीचे वाली। हाउ ओल्ड आर यू राइट नाउ बाय द वे? 27। 27 में इतना बढ़िया पोर्टफोलियो, वाओ मैन। एंड टेल मी वन थिंग, ये जो SIP भी जो तू कर रहा है, तो हाउ आर यू, लाइक फ्रॉम वेयर आर यू पुटिंग द मनी? सो व्हाट एग्जैक्टली डू यू डू, वो भी बता दो जरा। है ऐसा कोई ब्लैक मनी नहीं है। नहीं, कहाँ से पैसा आ रहा है? अरे नहीं, so yeah, what exactly do you do? बेसिकली आई एम अ रिसर्चर एंड अ मार्केटर फॉर BFSI फर्म्स। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो अभी मैगजीन तो आपने देखी ही, ये सब तो ठीक है। हम प्राइमरी रिसर्च भी करते हैं। सो अभी हमने 1655 बैंक RMs का सर्वे किया था। तो ये सर्वे करना आसान नहीं होता। ये सारी जो सर्विसेज होती हैं, ये फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म्स को चाहिए ही होती हैं टू मेक देयर प्रोडक्ट्स बेटर, टू मार्केट देयर प्रोडक्ट्स बेटर। सो मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता कि सर्वे के लिए मार्केटिंग होती है, बट इसके बाद आपने जो मतलब जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ, कोई फाइनेंस ब्रांड है, तो एक मैंने फाइनेंस ब्रांड के साथ काम किया, टैक्स फाइलिंग ब्रांड है, उनके साथ काम किया। उनको एक ब्रांड एम्बेसडर ऑनबोर्ड करना था। अब ब्रांड एम्बेसडर ऑनबोर्ड करना है, उसके बाद उनसे क्या बुलवाना चाहिए जिससे ऑडियंस से वो रिलेट कर पाए, वो चीज़ों पे रिसर्च करना कि ऑडियंस सबसे ज़्यादा क्या वैल्यू करती है बोलने में,
उन सारी चीज़ों की सर्विसेज। अब उनकी मार्केटिंग भी कैसे करवानी है, मतलब से फॉर एग्जांपल इवन इफ देयर इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंगल इन दिस, तो इन्फ्लुएंसर्स को क्या बोलना चाहिए आइडियली, और ऑफ कोर्स सब डिस्क्लोज करके कि ये एड है एट्सेट्रा, बट व्हाट इज समथिंग दैट people will value in the services of that brand is what I am good at and that's what I get paid for. इसके लिए पैसे भी मिलते हैं मतलब? हाँ यार, बहुत अच्छे खासे मिल रहे हैं जिस हिसाब से पोर्टफोलियो बढ़ रहा है। हाँ। तो इसमें योर बेसिकली वैल्यू एडिशन इज दैट कि अगर कोई भी एक ब्रांड है उनको रिसर्च करवाना है तो यू विल बी द गो टू पर्सन। सेकेंडली, अगर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में भी कोई अगर ब्रांड एम्बेसडर हायर किया, कोई कंटेंट क्रिएटर है, तो यू विल बी द वन हु विल हेल्प देम राइट द स्क्रिप्ट हो गया एंड देन नैरेटिव पूरा जो होता है, हाँ, मतलब सही तरीके से वो कम्युनिकेट कराना। बिकॉज सो क्या होता है टिपिकली फाइनेंस में CPV आता है कुछ 0.6-0.7 रुपीज। CPV इज कॉस्ट पर व्यू, कॉस्ट पर इम्प्रेशन आप लगा लो, वो आता है। तो इसका मतलब है कि अगर एक वीडियो को 100 व्यूज है तो इसका खर्चा होगा 70 रुपए। हाँ, मतलब नहीं, मैं इसका ऐसे समझा देता हूँ कि अगर आपने 100 रुपये खर्चा किए हैं तो मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूँ। जैसे मान लो से फॉर एग्जांपल 15 लाख रुपए खर्चा हुआ है किसी कैंपेन पे, तो उस पर टिपिकली आपके व्यूज जो हैं वो 2.5 से 3 मिलियन, 25 से 30 लाख के बीच में आएंगे। तो वही 0.5 से 0.7 की रेंज में आ गए, राइट? 0.5 से 0.7 की रेंज में आ गए। उसमें जो कैंपेन हम करते हैं उसमें 0.25 के आसपास आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ऑडियंस क्या वैल्यू करेगी। हम क्रिएटर्स बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद सिलेक्ट करते हैं। एक तो क्लीन होने ही चाहिए, दूसरा उस ब्रांड के लिए रेलेवेंट होने चाहिए। उनकी जो ऑडियंस है क्या उनसे ओवरलैप करेगा, नहीं करेगा, क्या मतलब ओवर सेल्स ही तो नहीं है वो क्रिएटर, और उसकी रिस्पेक्ट है उसकी ऑडियंस में या नहीं है, क्या जो कॉस्ट वो चार्ज कर रहे हैं उसके हिसाब से वो उतना CPV टारगेट जो हमारा है वो हमें दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। वो सारी बहुत रिसर्च बैकएंड पे चलती है। ऐसे नहीं कि बीच में बैठ के हाँ जी आप हमें पैसे दो, हम आपको आगे पैसे देंगे और बीच में रोक लिया, वो वैल्यू एडिशन नहीं है। तो बहुत ज़्यादा फोकस वैल्यू एडिशन पे है, और हमारा अभी यही टारगेट रहता है कि जो एक बार क्लाइंट आ गया अब उसको मौत तक या तो उनकी या तो हमारी सर्व करना है, राइट? हमारी उनकी नहीं होनी चाहिए, राइट? क्योंकि क्या होता है कि अगर एक बार आपका कोई क्लाइंट आ जाए और वो बार बार आता जाता रहे तो उसमें कोई टर्मिनल वैल्यू नहीं होती। टर्मिनल वैल्यू मतलब आप जो रेवेन्यू कमा रहे हो उसकी सस्टेनेबिलिटी 10 साल के बाद है या नहीं है, उसी के बेसिस पे किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन होती है, राइट? तो अगर हम ये करते रहेंगे कि आ गए फिर उनको फॉर ग्रांटेड लिया, जाने दिया, तो वो उसमें फिर कोई टर्मिनल वैल्यू नहीं बनती। तो इतना ज़्यादा मतलब गिरीश वनवारी सर है, मैं उनके लिंक्डइन पोस्ट पढ़ता हूँ। ही यूज्ड टू बी द KPMG टैक्स हेड व्हेन आई वाज एन आर्टिकल। उनकी अब अपनी फर्म है ट्रांजैक्शन स्क्वायर। वो बहुत बोलते हैं इनसेन क्लाइंट केयर, वो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। ये एक वर्ड, ये एक सेंटेंस वो बहुत बोलते हैं। अब मुझे उसको ज़्यादा मतलब समझ आता है। टर्मिनल वैल्यू, आपकी जो ब्रांड वैल्यू है वो तभी इंक्रीज होती है जब आप क्लाइंट रिटेंशन पे सबसे ज़्यादा फोकस, वैल्यू एडिशन पे फोकस करते हो। So do you do this as a freelancer or you have an agency? एजेंसी। अच्छा, या एंड कितने क्लाइंट्स करते हो तुम लोग, क्या कैसे सो होता है? अभी तो 5-7 के आसपास क्लाइंट्स हैं, Oh, wow. बट इसको ले जाना 40-50 तक। नाइस in the यार। next एंड 3 हाउ to बिग 5 इज योर years. टीम नाउ? 7 people. वेरी नाइस। Yeah. एंड एक एवरेज टिकट साइज कितनी होती है? एक क्लाइंट को कितना बिल कर सकते हैं मंथली ये बिजनेस में? Depends what the क्या kind range of होगा? services. At least 25 lakhs, उसके नीचे हम नहीं लेते। पर और एनम? Annum, of Okay. course. और ये हाँ. क्या मतलब 25 लाख में उनको क्या बेनिफिट होगा क्लाइंट को? So again, for the kind of services that we give, it could be surveys, it could be research, it could be marketing oriented kind of thing. Got कम से कम इतना तो रेंज, इससे कम ये भी मैं कम ही बता रहा हूँ आपको, इससे कम पे नहीं लेते हम। एंड इसमें योर मेजर कॉस्ट इज सैलरीज आई अज्यूम 7 लोगों का, एंड अगर ऑफिस है तो रेंटल वगैरह? अभी ऑफिस नहीं है, Got it. बट तो लेने मेजर वाले। कॉस्ट तो सैलरी होगा ना देन? हाँ, मेजर कॉस्ट इज सैलरी। गॉट इट। सो नाइस। मतलब इसमें फिर दिस काइंड ऑफ अ बिजनेस वुड बी गुड मार्जिन्स बिजनेस इज व्हाट आई अज्यूम देन। मतलब स्केल पे कम हो जाएगा, बट अभी स्केल नहीं है तो ज़्यादा है, बट स्केल पे आई थिंक 30-40% नेट प्रॉफिट मार्जिन हो जाना चाहिए। एंड इफ समवन वांट्स टू स्टार्ट दिस काइंड ऑफ अ बिजनेस, एजेंसी बिजनेस जो कंसल्ट करना है ब्रांड्स को या तो उनके लिए रिसर्च करना है, हाउ शुड दे थिंक अबाउट क्रैकिंग देयर फर्स्ट क्लाइंट? सो देखो मैंने कैसे किया था मैं बता देता हूँ, और ये बहुत ही पीसफुल पॉलिसी है। इससे बढ़िया कोई पॉलिसी नहीं है क्लाइंट्स ऑनबोर्ड करने की। जो भी आप काम करते हो आप उसको पूरी जी जान से करो, फिर उसको शोकेस करना जानो। मतलब शोकेस एज इन, जैसे मैं क्या करता था, मुझे पता नहीं था कि ये चीज़ हो जाएगी मेरे साथ, बट मैं क्या करता था, मैं लिंक्डइन पे, ट्विटर पे जो मेरी लर्निंग्स होती थी पुराने स्टार्टअप से जो बंद हो गया, उसकी बस डालता रहता था। वो चल नहीं रहा था, मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान भी था कि यार मैं जॉब में होता तो मेरी 18-20 लाख रुपए की नौकरी तो होती है। 3 साल पुरानी बात है, 2 साल पुरानी बात है, और कुछ हो ही नहीं रहा मेरा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अचानक से मेरे को एक दिन कॉल आता है एक कंपनी से,
वन ऑफ द टॉप ब्रोकरेज हाउसेज दैट वी वांट टू हायर यू। मैंने कहा मेरे को जॉब तो नहीं करनी, मतलब मेरी बुरी हालत है, मेरे एक फ्रॉड में पैसे भी डूब गए थे। कितने डूबे थे? 25 लाख रुपए। माय गॉड। हाँ। क्या क्या हुआ था ऐसा? एक अनलिस्टेड कंपनी में पैसे लगाए थे तो वो फ्रॉड निकला था, बट वो पैसे रिकवर हो गए थैंकफुली, बट उस टाइम वो डूबे हुए थे और मैं परेशान था काफ़ी। मतलब मेरा बैंक बैलेंस, मैंने अपने डैड से कभी पैसे नहीं मांगे 19 ईयर्स की एज से। उस टाइम मेरे को 10-20 हज़ार रुपये 30 हज़ार रुपये मांगने पड़े थे, वो पहली बार है। तो दैट वाज, मेरे को इसलिए वो इतना ज़्यादा चुभता है। वो 25 लाख ठीक है, वो चुभता है, वो अलग रीज़न है। मेरे को अपने डैड से पैसे नहीं मांगने, वो मुझे सबसे ज़्यादा, वो मुझे इसलिए चुभता है क्योंकि मेरे को डैड से पैसे लेने पड़े थे। बट एनीवे, सो उस टाइम मैं परेशान था। मैंने कहा यार जॉब तो नहीं करनी मैंने बोल दिया जोश जोश में, और वो थी भी मुंबई में जॉब। तो मैंने कहा नहीं, मैं तब दिल्ली में रहता था, तो मैंने बोल दिया जोश जोश में नहीं। कहता अच्छा ठीक है, तो पार्ट टाइम बेसिस पे, फ्रीलांस बेसिस पे करते हैं। मैंने कहा ठीक है। अब क्योंकि सोशल मीडिया पे तब तो कितनी रीच थी, 10-20 हज़ार फॉलोअर्स नहीं थे। तो जो डालता था उसको लिंक्डइन के फॉर्मेट के हिसाब से मैं ज़रूर डालता था। जैसे फ़ोटोज़ चलती हैं लिंक्डइन पे, तो उसका ग्राफ अच्छे से बना के डाल दिया। अब फ़ोटोज़ बनाने का नहीं है टाइम, तो बिना फ़ोटोज़ के डाल दिया, राइट। लेकिन ऐसे नहीं कि मतलब आप रिसर्च पेपर की तरह वहाँ पे 50 सेंटेंसेस का एक पैराग्राफ लिख रहे हो, वो कोई नहीं पढ़ सकता यार। तो आपको वो लाइन बाय लाइन ब्रेक करके लिखना है। वो कॉपी राइटिंग जिस चीज़ को कहते हैं, वो मैंने सीखी, उसके मैंने पैसे दिए थे, राइट, वो कोर्स में। वो चीज़ मैंने सीखी। लिखना मेरे को स्कूल के टाइम से पसंद है, मैं तब से लिखता हूँ। बट हर एक प्लेटफॉर्म का अलग तरीका होता है लिखने का। हुक कैसे आपको लिखनी है कि आगे जाके यूज़र उसको पढ़े, रीड मोर क्लिक करे, राइट। उसमें कैसे आप नंबर्स या कुछ एक स्टैटिस्टिक ऐसे इन्वॉल्व कर सकते हो जो उनको पढ़ने पे आगे मोटिवेट करे, और आगे जाके भी उनको पढ़ के वैल्यू मिले और बहुत लंबा ना हो। तो वो सब चीज़ें मैंने सीखी, वो मैंने डाला। तो उसके बाद मेरे को लोग आके बोलने लग गए कि आप हमारे लिए क्यों नहीं करते। एक से फिर 4, 5, 10, 12 बनते गए क्लाइंट्स। And that's it's been 2 years now. So building a personal brand was one of the key factors. Yes, I the agree. biggest factor, I Yeah. would say. Just coming back to the mutual fund topic, I forgot to ask this to you. So your best and worst mutual fund performance, we saw that. But in India, like कौन से फंड है जो एकदम बेस्ट म्यूचुअल फंड्स है in terms of performance? कोई है ऐसे, पता है आपको? अगेन सी वही है कि अगर परफॉर्मेंस की आप बात करो तो वही आता है कि अभी है कल नहीं है, राइट। तो दैट डिस्कशन आई डोंट थिंक सो इज़ वैलिड, बिकॉज कोई एक थीम चल रहा है तो उठ गए, नहीं चल रहा तो बैठ गए। बाकी जो भी मतलब बढ़िया फंड्स परफॉर्म करते हैं वही है, वो आप स्कोरिंग रैंकिंग मॉडल पे आपको दिख जाएगा वो चीज़ प्रॉपर कि 10 साल में इन पैरामीटर्स के बेसिस पे सबसे बढ़िया फंड्स कौन से हैं। गॉट इट, फेयर। एंड इसमें फिर बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स जो है, व्हाट आई मेंट टू आस्क वाज आल्सो दैट कि अगर 3 ईयर 5 ईयर में कभी ऐसा हुआ है कि इन्होंने 37%, 55%, 60% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऐसे कुछ रिटर्न्स दिए, ऐसे कोई फंड्स है? बिल्कुल होंगे म्यूचुअल फंड्स इतना 60 3 साल में ना, उसके बाद नहीं देते ना। अच्छा, तो 3 साल हम इक्विटी में, इक्विटी इज एन एसेट क्लास व्हिच इज supposed to be invested in for at least a horizon of 7+ years, right? Equity mutual funds, right? So I don't think so there's a point of looking at 3-year returns, because 7 साल तो हमें कम से कम इन्वेस्टेड रहना ही है ना, 10 साल। मैं तो ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स मैं रिडीम कर लूँ बाद में, मुझे नहीं पता कोई घर लेने का गोल आ गया या कुछ आ गया, बट मेरा इरादा तो नहीं है इसको रिडीम करने का। Got it, fair, ठीक है। Are there any tax savings hacks or tax benefits of investing in mutual? 2 ऑप्शन हैं आपके पास। पहले ऑप्शन की बात करते हैं कि आपको 10 साल बाद 1 करोड़ रुपए का आपको गेन हो रहा है, आपको वो बुक करना है। तो आपको टैक्स कितने पे लगेगा? 1 करोड़ माइनस 1.25 lakhs इंटू 12.5%, राइट। मैं इसको सिंप्लिसिटी के लिए अज्यूम करता हूँ कि 1 करोड़ पे है, 12.5 लाख रुपए टैक्स गया, राइट। 12 लाख रुपए टैक्स गया, 12.5 लाख रुपए टैक्स गया। अब मैं कहता हूं कि आपको अगर 1 करोड़ के गेन्स बुक करने हैं, इसकी जगह आप हर साल लॉन्ग टर्म, मतलब 1 साल उन म्यूचुअल फंड यूनिट्स को होल्ड करने के बाद 1.25 लाख हर साल के गेन्स बुक करते जाओ। इससे क्या होगा, आपके जो 12.5 लाख हैं वो बच गए, राइट। 12.5 लाख 12.5 लाख कैसे बचे इधर? 10 साल 12.5 लाख इज 1.25 lakhs into 10। यस, into 10। इसका मतलब एक टेबल वगैरह भी बना के दे दूंगा, आप वो देख लेना। तो उसमें क्या होगा, जो 12.5 लाख रुपए पे आपका 12.5% बचा, तो दैट वुड बी समवेयर अराउंड 1.5 lakhs ओवर अ 10-year पीरियड, राइट। तो आपने 1.5 लाख रुपए का टैक्स बचा लिया, राइट। तो 12.5 लाख में आप 1.5 लाख रुपए कम कर सकते हो। ये 1 करोड़ का एग्जांपल है। अब 1 करोड़ जरूरी नहीं हो, 50 लाख हो तो ये आपको और ज्यादा अच्छा अमाउंट दिखेगा। 1 करोड़ के लिए तो कनन बेल बनना पड़ेगा। बस 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 समय रहा है ना V2 वो कहाँ से आ गया भाई?
रोस्टिंग गो अहेड. हाँ, सो ये एक तरीका है. दूसरा ये है कि अगर मान लो आपने किसी साल आपको से फॉर एग्जांपल लॉस हो रहा है, किसी आपने लॉस बुक किया, जेन्युइन लॉस बुक किया किसी भी इक्विटी में, इक्विटी म्यूचुअल फंड में, इक्विटी स्टॉक में, तो आप क्या कहते हैं उसको बेसिकली, अब मैं कैसे समझाऊं, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग होती है बेसिकली, कि आपके जितने भी गेन्स आपने बुक किए हैं और आपको किसी से अगर लॉस हो रहा है तो आप उससे भी अपने टैक्स बचा सकते हो, राइट. सो इसका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में यही डेफिनेशन होता है कि 1 साल की होल्डिंग पीरियड होनी चाहिए इक्विटी और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में. तो अगर 1 साल से ऊपर है तो वो लॉन्ग टर्म हो जाता है, और 1 साल से नीचे तो शॉर्ट टर्म हो जाता है. अब इसके सेट ऑफ के रूल्स हैं जो मैं एक बहुत आसान तरीके से समझाना चाहूँगा. एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाता, बट मेरे बड़े भाई ने, जो कज़न ब्रदर है, जो सीए कर रहा था मेरे साथ, उसने मेरे को समझाया था. उसने कहा था कि बड़ा भाई मतलब लॉन्ग टर्म मान लेना और छोटा भाई शॉर्ट टर्म मान लेना. छोटे भाई की गलती शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, छोटे भाई की गलती बड़ा भाई माफ़ कर सकता है. शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, पर बड़े भाई की गलती छोटा भाई कभी माफ़ नहीं करेगा. तो मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन नेवर बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, राइट. तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस से सेट ऑफ हो जाएगा, 2 अलग सिक्योरिटीज का. शॉर्ट टर्म से हो जाएगा. अपनी अपनी गलती तो सभी माफ कर देते हैं, लेकिन बड़े भाई छोटे भाई का ये रूल है. तो इससे आप जीवन भर कभी नहीं भूलोगे कि ये रूल है. एटलीस्ट ये इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स के लिए वैलिड है. वाओ मैन, मतलब क्या सही है. व्हाई आरंट यू अ टीचर? मैं नहीं, मेरा भाई है. नहीं, ब्रिलियंट, बहुत बहुत सही था. सो यू आर सेइंग बेसिकली कि अगर आपको एक लॉस हो जाता है तो उसमें आप बेसिकली गेन के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो. टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग इसकी वो आप सेल कर दो, वापस बाय कर दो नेक्स्ट डे पे, ताकि वो लॉस बुक हो जाएगा. यस, करेक्ट. यस, ठीक है. फेयर, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. इफ समवन वांट्स टू मेक अ कॉर्पस ऑफ 1 crore इन 15 years, कितने अमाउंट की एसआईपी करनी चाहिए और क्या रिटर्न्स एक्सपेक्ट करनी चाहिए? सो 15-15-15 रूल होता है कि अज्यूम करते हैं कि आपको मार्केट से 15% की रिटर्न मिलती है. आप 15,000 रुपये हर महीने लगाते हो, 15 साल के लिए आपका 1 करोड़ रुपये बन जाता है. 15% 15 साल. हाँ, गॉट इट. 15,000 पर मंथ. यस. ओ वाओ, गॉट इट. तो ये 1 CR का हो जाएगा. यस. एंड 15,000 इज अ रीजनेबल नंबर टू अज्यूम. मतलब आज 15,000 तो मतलब किसी की अगर सैलरी 8 लाख रुपए की भी नौकरी है पर एनम, हाँ, तो वो केस में आई थिंक 15,000 SIP कर सकते हाँ, हैं. 7 lakhs यू आर टेलिंग मी इज फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्स फ्री. इसमें थोड़ा बहुत EPF कटता होगा, कुछ एक एक्सपेंसेस ज़रूर होंगे. तो बचा के इक्विटी एलोकेशन के लिए आई थिंक इफ अ पर्सन इज कंजर्वेटिव इनफ, तो इक्विटी एलोकेशन के लिए इतना बच जाना चाहिए. आफ्टर डेट एलोकेशन, अगर लॉन्ग टर्म की बात हो रही है तो डेट एलोकेशन, अपस्केलिंग, सबके बाद आपका बच जाना चाहिए इक्विटी के लिए 15,000 रुपये के आसपास. गॉट इट. परफेक्ट. बहुत बहुत मज़ा आया कनन बात करके वापस. एनी लास्ट पीस ऑफ एडवाइस फॉर एनीवन हु वांट्स टू स्टार्ट देयर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग जर्नी? सो इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी टू इन्वेस्ट इन, एंड मतलब चालू करो यार. गलत फंड से भी करोगे तो, अब जो गलत फंड में मैंने किया तब भी 3x तो हो गया ना उसमें, तो ओवर 8 years. तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब आप ओवर थिंक करो. इनर्शिया नहीं आने देना ऑफ कोर्स. और वही है, आप रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स जो भी आपको ज़्यादा सही लगते हैं, आप उनके थ्रू करो. मेरे पोर्टफोलियो साइज़ के लिए 1% बहुत ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू 10,000 रुपी एनुअल फ़ी. तो मैं इसलिए वो चूज़ करता हूँ. और मेरे को इनर्शिया नहीं आना चाहिए. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनर्शिया अवॉइड करना है. आपको इन्वेस्ट करना है वो अमाउंट फॉर, इफ़ इट इज़ अलाइंड विद योर लॉन्ग टर्म गोल्स, तो वो बहुत ज़रूरी है. मैंने ऐसा भी कोई स्टडी पढ़ा था कि कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स अगर करते हैं तो वो परसेंट एक्सपेंस रेशियो की वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ सम, आई डोंट रिमेंबर द ईयर्स, बट 28% का टोटल लॉस हो जाता है इफ़ यू इन्वेस्ट थ्रू अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर. ऐसे मैंने पढ़ा. सो अगर मैं इस पर आपको दिखाऊँ, म्यूचुअल फंड कमीशन एनालाइजर, ठीक है, मान लेते हैं कि आपने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में लमसम लगाया था. ये तो तेरा फेवरेट फंड तो लग ही रहा है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. आप ये मत बोलो भाई. ठीक है, 2014 में अगर लगाया था. सो इफ आई एम स्टिल इन्वेस्टेड इन दिस स्कीम, लेट्स सी हाउ मच आई लॉस्ट इन कमीशंस. लॉस्ट इन कमीशंस? हाँ. सो मैंने कमीशन 2,32,000 रुपये की पे कर दी इस पे. इसमें अगर 10 लाख रुपए मैंने 10 साल में लगाया होता, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जा रहे हैं ना अपन? हाँ, ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू अगर आप जाते हो तो आपने 2,32,000 रुपये की कमीशन पे कर दी. ओके. हाँ, ओवर
54 lakhs. तो इसमें इन्वेस्टमेंट गेन्स आई डोंट नो व्हाई दिख नहीं रहे, इज द अप्रॉक्सीमेट. तो इसमें इन्वेस्टमेंट गेन्स होंगे आई थिंक से फॉर एग्जांपल आधे होंगे अगर, तो आपके 10% गेन्स चले गए. अगर अब मैं आधे नहीं, वो 10 लाख इन्वेस्ट किया था ना, तो 54 माइनस 10, ओ सॉरी 44 राइट lakhs. राइट सो सॉरी यस यस. तो 44 lakhs is the gain. 44 lakhs उसमें से 2.5 लाख कमीशन में गया. अब यही मैं अगर इसको आपको पराग पारी कितने टाइम पहले था नहीं से फॉर एग्जांपल अगर मैं डीएसपी फ्लेक्सी कैप की बात करता हूँ, वो 27 साल पहले भी था. अब ये रेगुलर ही था. प्रॉब्लम ये है कि अभी 2014 के पहले सारे ही फंड्स रेगुलर थे, तो आप एग्जैक्टली एस्टिमेट कर नहीं सकते कि डायरेक्ट में कितना था और रेगुलर में कितना था. बट से अगर ये 2007 में मैं चले जाता हूँ, सो अगेन गॉड, तो 5 लाख के रुपए इन्वेस्टमेंट में 5,43,000 इज द कमीशन दैट आई एम पेइंग. यस. बट इसमें ये कैच है, आपको डिस्ट्रीब्यूटर इन्वेस्टेड रहने में मदद करता है. अगर आप DIY करते हो तो आप जिटरी होके पैसा निकाल भी देते हो. तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू स्टे इन्वेस्टेड अकॉर्डिंग टू योर गोल्स इन द राइट फंड्स विच अ डिस्ट्रीब्यूटर कैन हेल्प यू विद. दैट इज स्टेप 1. स्टेप 2 इज टू थिंक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो स्टेप 1 ऐसा नहीं है कि आप दोनों की तरफ ना जाओ. एक काम करना, SIP का करना, एक बार देखना है कमीशन कितना जाएगा. जस्ट ठीक है. गो देयर एंड म्यूचुअल फंड कमीशन आने देना. इसमें SIP करते हैं. तेरा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप कर ले. आर्बिट्राज कर लिया क्या? सॉरी. ठीक है. और लेट्स अज्यूम कि कोई एक SIP कर रहा है, कितना 50,000 का मान के चलते, ठीक है. 50,000 SIP. 50,000 कितना मान के चले? 50,000 कर पाएंगे क्या लोग? आई थिंक 50,000 इंटू 15 कर लेते हैं. हाँ ठीक है, तो 15,000 कर लेते हैं. जस्ट आई एम थिंकिंग फ्रॉम अ रिटेल इन्वेस्टर. चलो 8 लाख की अगर सैलरी मान के चलते हैं तो 15,000 ठीक है. हाँ ठीक है. और 2013, हाँ ठीक है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी. 14 में आया था ठीक है, फंड, 14 तो में आई एम करते हैं. अज्यूमिंग तभी से देखते हैं. हाँ. अभी क्या चल रहा है? नवंबर. ठीक है. तो अभी 15,000 पर मंथ की SIP है, ठीक है. ओके, तो इसकी कॉर्पस की वैल्यू हो गई 50 लाख, और इसमें आई एम स्पेंडिंग 1,61,000 इन कमीशंस. You have spent over the last 10 अच्छा, आई years. ऑलरेडी स्पेंट. हाँ. ये चीज़ ओके, क्रेजी यार, ये तो मतलब बहुत ज़्यादा ही कमीशन में स्पेंड हो रहा है. Yes, ये कमीशन में स्पेंड तो ज़्यादा होता है. मेरे को रियलाइज नहीं हो रहा. मैं फिर मेरे भी बहुत ही Over the longer period, yes, you pay more in commissions. But again, see, staying invested is the most important thing. So that is something you should prioritize. Yeah, fair. No, very very interesting. Cool, yeah. Thank you so much for doing this. बहुत मजा आया. And let's do another podcast episode on let's say insurance and let's say credit cards वगैरह. Sure. Your magazine seems very very interesting. Thank you so much. Like we forgot to talk about that RM things and all, but in the next podcast let's discuss that as Definitely. well. But thanks so much. Anytime. आई होप आपको वैल्यू मिली होगी ये वीडियो से. अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली होगी तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस वीडियो विद एटलीस्ट वन फ्रेंड यू नो, सो दैट दे ऑल्सो कैन गेट अ लॉट ऑफ इनसाइट्स फ्रॉम दिस. एंड प्लीज लेट अस नो कि आपको कौन से पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आए, आपको कौन से पार्ट बिल्कुल पसंद नहीं आए, एंड आपको कौन से टाइप के गेस्ट चाहिए, एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू वांट अस टू आस्क ऑल दीज गेस्ट, सो दैट वी गिव यू द मोस्ट पॉसिबल वैल्यू इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू लेट अस नो इन द कॉमेंट सेक्शन अबाउट द फीडबैक फॉर द सेम, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ कॉन्वर्सेशन विद कुशल.